अध्यक्ष जी हैं, उनका भाषण काफी लंबा होना था, लंबे बोल रहे थे। मैंने बीच में एक पर्ची दे दी, रखे फोन है, बोला भाई मारी बिल्ली के मन में आऊं, मैं कार्यक्रम अध्यक्ष और मन में पर्ची। तो भाई आप जो वक्त आ रहे हैं वो खुद बोलेंगे, कितना बोलेंगे, इनको कुछ नहीं कहा जा सकता। इनकी खूल है, इनका समय है। स्वागत है जी आपका। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि मुझे छोड़कर विशिष्ट अतिथिगण विनोद शीला जी और उनके पिताजी आदरणीय जो हमारे सबके हैं, बलवंत मान जी, उनका परिवार और टोहाना नगर के प्रबुद्ध साहित्य प्रेमियों, टोहाना की इस साहित्यिक भूमि पर यह मेरा तीसरी बार आना हुआ है और हर कार्यक्रम इतना अच्छा होता है कि साल भर इसका इंतजार रहता है। अभी आदरणीय सरदार बलवंत मान जी की पुस्तक का लोकार्पण हुआ है। मैं इनकी इस पुस्तक के लिए इनको बधाई देता हूं और बधाई देता हूं आदरणीय सरदारनी मान साहिबा को, क्योंकि वो भी बधाई की बराबर की हकदार हैं। और इनके सुपुत्रों को, पूरे परिवार को, जिनका इनको सहयोग मिल रहा है, जिसको परिवार का सहयोग मिल जाए उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। मैं दूसरी पुस्तक है बलवंत मान जी की, जिसका लोकार्पण होते हुए देख रहा हूं। इनकी पहली पुस्तक झरीटे थी, जिसका लोकार्पण 20 जनवरी 2024 को आनंद कला मंच भिवानी के मंच से हुआ था। मैं तब भी इनकी पुस्तक का साक्षी था। लेकिन मेरी समस्या यह है कि मुझे पंजाबी नहीं आती और साहित्य सभा कैथल के मंच से मेरे पिताजी श्री जगदीश राम जी के नाम से सम्मान दिए जाते हैं और 2 बार उन साहित्यकारों को सम्मान दिया गया, दो जो पंजाबी में लिखते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो लिख क्या रहे हैं। और इसी संदर्भ में विनोद शीला जी का निमंत्रण व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ था, तो देखा उसमें मुख्य अतिथि के रूप में लिखा हुआ था। मैंने इनको फोन किया कि ये क्या कर दिया आपने मेरे साथ, आपने कंकर को शंकर के साथ बिठा दिया। जहां आदरणीय रूपदेव गुण जी हैं, पीयूष जी जैसे महान लोग हैं, उनकी पंक्ति में मुझे कंकर के रूप में क्यों रख दिया। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। दूसरा व्हाट्सएप आदरणीय मान साहब की तरफ से पहुंचा, मैंने उनका फोन भी आया, उन्होंने कहा कि पंजाबी जानते हो, मैंने कहा नहीं जी। बोले कि पंजाब के बॉर्डर पर बैठे और पंजाबी आती नहीं आपको। तो मुझे इनकी ये बात कालजे पर, सीने पर लग गई और मैं अब पंजाबी सीखने का प्रयास करूंगा और अगली बार जो आपकी किताबें हैं उनकी पढ़कर आपको पंजाबी में पत्र लिखूंगा, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। अब लघु कविता का दौर है, तो मेरे हिसाब से जैसे लघु कविता का सत्र चल रहा है, तो पहले लघु कविताएं ही आनी चाहिए, अन्य कविताएं बाद में ले ली जानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और कई कविताओं में थोड़ा उच्चारण दोष भी लगा। हरियाणवी भाषा का प्रभाव के कारण ऐसा हुआ है, अभ्यास से यह दूर भी किया जा सकता है। और बलवंत मान जी की किताब पढ़ने की इच्छा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस किताब को ऑडियो बुक के रूप में भी तैयार करके प्रचार करें, ताकि हम जैसे लोग सुन तो सकें, सुनकर समझ तो सकें। पढ़ने लिखने में तो हम अनपढ़ हैं, लेकिन सुनने में समझ लेते हैं। अगर ऑडियो बुक के रूप में किताब और प्रचार हो जाए, तो जो पंजाबी नहीं जानते
उन तक भी ये रचनाएं पहुंचेंगी, उनको भी कुछ ना कुछ जानने को मिला है। यहाँ आने के बाद मुझे एक नया शब्द सुनने को, समझने को और जानने को, सीखने को मिला, सरलेख। मुझे इससे पहले इस शब्द का पता ही नहीं था, तो यहाँ आकर मुझे इसकी जानकारी हुई, मुझे बहुत लाभ हुआ। अब मैं अपनी 2 रचनाएं लघु कविताओं के रूप में सुनाना चाहूंगा। पहली लघु कविता का शीर्षक है लंगोटी। लघु कविता में व्यंग लाने का प्रयास किया है। न जाने किसने यह बात कही, भागते चोर की लंगोटी ही सही। न जाने किसने यह बात कही, भागते चोर की लंगोटी ही सही। हमने तो चोर से भी आगे निकलकर मर्यादा तोड़ी। हमने तो चोर से भी आगे निकलकर मर्यादा तोड़ी। बेचारे के तन पर लंगोटी भी नहीं छोड़ी। बेचारे के तन पर लंगोटी भी नहीं छोड़ी। दूसरी रचना रीढ़ की हड्डी। जब एक नारी ने विश्व की नारियों को आर्थिक प्रगति में बराबर का हिस्सेदार बताया, उन्हें अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा, तो कुछ पुरुषों की रीढ़ की हड्डी में दर्द शुरू हो गया। जब एक नारी ने विश्व की नारियों को आर्थिक प्रगति में बराबर का हिस्सेदार बताया, उन्हें अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा, तो कुछ पुरुषों की रीढ़ की हड्डी में दर्द शुरू हो गया। तो कुछ पुरुषों की रीढ़ की हड्डी में दर्द शुरू हो गया। धन्यवाद।